क्या आपको लगता है कि टैक्स नहीं बनता इसलिए आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके इनकम टैक्स रिफंड को रोक सकती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है? आखिर आईटीआर से जुड़े सच क्या हैं और अफवाहें क्या हैं? आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ देश के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर पीपी सिंह जी हैं, जो वर्षों से टैक्सेशन, वित्तीय नियोजन और आयकर कानूनों के क्षेत्र में लोगों के साथ साथ बहुत सारे संस्थानों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका डीएनए ऑफ टैक्स लॉ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज हमारी कोशिश रहेगी कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके नए और पुराने कानूनों को लेकर जो आम करदाता के मन में सवाल आते हैं उनके बारे में चर्चा करें कि अब समय आ गया है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का, तो उनकी उन बेसिक समस्याओं का हल ढूंढें कि उनको क्या क्या अफवाहें फैलती हैं, क्या क्या गलतफहमियां होती हैं, उनका निराकरण करें। तो हमारा पहला सवाल है कि बहुत से लोग मानते हैं कि एक टैक्स नहीं बनता है तो टैक्स आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। यह धारणा कितनी सही है और किन स्थितियों में किसी को भी आईटीआर भरने की जरूरत पड़ती है? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी समझ है इनकम के बारे में, शायद वो समझ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जिसको आप इनकम समझते नहीं हैं वो भी इनकम हो सकता है। कई बार आप समझते कि आपके पास तो इनकम नहीं है, लेकिन सच में आपके पास इनकम है लॉ के हिसाब से, क्योंकि लॉ आपको एक्चुअल इनकम पे भी टैक्स लगाता है और लॉ नोशनल या डिम इनकम पे भी टैक्स लगाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास 3 घर है या 4 घर है और चारों ही घर खाली है, तो आपकी समझ में तो आपको कोई रेंट नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार के समझ में 2 घर तो सेल्फ ऑक्युपाइड आप बता सकते हैं, 2 घर पे डिम्ड रेंट पे भी टैक्स लगता है। तो यदि डिम्ड रेंट पे टैक्स लगेगा तो जो भी उसका मार्केट रेट रेंट का होगा उस पे ऑफिसर्स आपको टैक्स लगा सकते हैं। एक बात तो यही है। दूसरी बात है, जब आप रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे एग्जाम्पल में आपके पास 4 घर है और आप 4 घर का डिटेल्स उसमें भरेंगे। आपने घर के लिए लोन लिया होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने ये सोचा कि हमने ये 4 घर है हमारे पास, जिसमें से 2 घर हमने लोन पे लिया है और उस लोन के ऊपर मान लीजिए आप 25 लाख रुपए इंटरेस्ट भर रहे हैं और उसका किस्त भी भर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हैं तो सरकार के ऑफिसर्स को ये जानकारी मिलेगी कि आखिर आप इंटरेस्ट भी भर रहे हैं और रीपेमेंट ऑफ लोन भी कर रहे हैं, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हो सकता है आपकी समझ में तो रेंट का इनकम, सपोज करिए आपको ऐसा लगता है कि रेंट की इनकम आपके पास 20 लाख है और आपने इंटरेस्ट भी भर दिया 20 लाख, तो आपके समझ में तो इंटरेस्ट 0 हो गया, आपका इनकम 0 हो गया। लेकिन सच में टैक्स लॉ के हिसाब से तो वो इनकम 0 नहीं हुआ। टैक्स लॉ के हिसाब से आपको छूट लिमिटेड मिलेगी, सारी इंटरेस्ट की छूट नहीं मिल रही है। तो ये कोई टैक्स एक्सपर्ट्स से आपको सलाह लेना पड़ेगा, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको कोई इनकम टैक्स की फाइल बनानी चाहिए, जो उसमें बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके हो रहे हैं पूरे साल के, वो आप उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके जो मेजर ट्रांजेक्शन्स है उसको एक्सप्लेन करें अपने टैक्स कंसल्टेंट को और उनसे बताएं कि क्या मेरे ऊपर कोई टैक्स लगता है और यदि लगता है तो कितना लगता है और फिर क्या रिटर्न हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक आदमी तो बहुत हर दिन रोड पे चलता है, जाते रहता है, पर उसको ये भी हो सकता है कोई बीमारी हो, लेकिन उसको अभी इमीडिएटली पता नहीं चल रहा है। हो सकता है बीमारी बहुत बड़ी ना हो जाए, इसे बेटर है कि समय समय से उसको उसकी तहकीकात कर लेनी चाहिए, कोई मेडिकल की जांच करा लेनी चाहिए और स्कैन करने के बाद पता चलेगा कि सच में आपकी इनकम टैक्स लिमिट के अंदर है कि नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपके मेजर ट्रांजेक्शन्स हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो ये आपको कोई टैक्स कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए। अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, परचेज सेल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन, जो भी म्यूचुअल फंड, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किया है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, वो सारे डॉक्यूमेंट डिटेल लेकर के आप कोई टैक्स कंसल्टेंट को अप्रोच करें। उनसे एक बार यदि आपका टैक्स नहीं भी बनता है तो फिर वो कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपका टैक्स नहीं बनता, वो फाइल में लगा के रखें। तो उससे एडवांटेज ये होगा कि यदि किसी समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भेजता है तो उस समय वो पेपर काम आएगा। जनरल डिपार्टमेंट से 2-3 साल के बाद नोटिस भेजता है, कई बार 5 साल 6 साल के बाद भी नोटिस भेजता है। तो जब तक आप ट्रांजेक्शन्स भूल जाएंगे, वो ट्रांजेक्शन्स आपको याद नहीं रहेगा
और उस समय आपको हेल्प करने में भी तकलीफ होगी। तो आप पेपर सारे जमा कर लें, एक टैक्स कंसल्टेंट को अप्रोच करें और उनसे आप वो कंप्यूटेशन बना लें कि आपका टैक्स बनता है कि नहीं बनता। यदि टैक्स बनता है तो रिटर्न भर लें और टैक्स नहीं बनता है तो कंप्यूटेशन काम आएगा। और दूसरी बात, यदि इनकम टैक्स कोई आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाता है या लगाने की सोचता है तो आप बता सकते हैं कि वी हैव मेट चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट जिसने ये कंप्यूट किया और सलाह दिया कि हमारे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। सर, इसी से जुड़ा अगला सवाल आता है कि जो लोग, बहुत सारे नए यंग प्रोफेशनल्स आते हैं जो पहली बार इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो उन्हें शुरुआत में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें क्या रखना चाहिए कि उन्हें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है, ITR 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और ये भरने से उनको फ्यूचर में क्या लाभ मिल सकता है? जी, आपके मल्टीपल्स क्वेश्चन हो गए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो जैसा कि हमने बताया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के कोई भी टैक्स कंसल्टेंट्स, जो समझदार टैक्स कंसल्टेंट के पास आप जाएं और उनको अपने सारे पेपर दिखाएं। पेपर दिखाने के बाद में वो एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके बताएंगे कि आपका टैक्स बनता है नहीं बनता है, रिटर्न भरना है नहीं भरना है। पहला क्वेश्चन हमने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कौन से टाइप की रिटर्न भरी जाएगी। देखिए, कौन सी टाइप की रिटर्न भरी जाएगी, उसके लगभग 7 रिटर्न्स अलग अलग क्लासेस के हैं जो इस साल असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए यदि बात करें तो ITR 1 है। ITR 1 की अपनी लिमिटेशंस है कि आपके पास 2 से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके पास एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। यदि आप इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और आप इंडिविजुअल हैं तो आप ये रिटर्न ITR 1 भर सकते हैं। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और आपके पास 2 से ज़्यादा घर है और आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो आपको ITR 2 भरना चाहिए। यदि आपके पास कोई बिजनेस इनकम भी है तो आपके पास, यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं तो आप ITR 4 में जा सकते हैं। यदि आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, मान लीजिए आपके पास सैलरी की भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, बिजनेस इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्सेज भी है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, तो आपको ITR 3 में जाना चाहिए। और यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जैसे आप कोई बिजनेस तो करते हैं लेकिन वो बिजनेस आपका छोटा है जिसमें आप 6% 8% अपनी रिसीट्स का इनकम दिखाते हैं, या आप प्रोफेशनल्स हैं और आपने अपने इनकम का ग्रॉस रिसीट्स का 50-60% कुछ इनकम डिक्लेयर करते हैं, तो आपको ITR 4 भरना पड़ेगा। तो ये मुख्यतया जो इन जनरल ITR यूज होते हैं सामान्य लोगों के लिए, वो ITR 1, 2, 3 और 4 है। जो ITR 5 है वो पार्टनरशिप फर्म और LLP भरती है। जो ITR 6 है वो कंपनी भरती है। और जो ITR 7 है वो NGO ट्रस्ट वगैरह भरते हैं। तो ये 7 तरीके के ITR हैं जो हमने जनरली आपको बता दिया। लेकिन 1 से 4 तक के ITR इन जनरल आम लोगों के काम आता है। हम लोग अगले डिस्कशन में 1 से 4 तक के ITR पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ITR 5 और 6 पे 7 पे चर्चा अभी नहीं करेंगे। यस प्लीज सर, अच्छा, एक सवाल और आता है सर कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म 16 ही पर्याप्त है या इसके लिए हमें AIS और फॉर्म 26A को भी देखना चाहिए, या इन सबको मिला के इवेल्युएट करना चाहिए? जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर गलतियां बहुत होती है। ये आपको ITR 16 मिला है तो हो सकता, जो आपको फॉर्म 16 मिला है या 16A मिला है या 16B मिला है या 16C मिला, जो भी TDS के आपको फॉर्म सर्टिफिकेट के मिले हैं वो गलत भी हो सकते हैं। अब हमें ये जान लेना चाहिए, यदि हम कोई सैलरी क्लास हैं और हमें सैलरी मिलता है तो सैलरी में आपको ऑप्शन लेना पड़ता है एम्प्लॉयर के यहाँ कि आप ओल्ड स्कीम में रहना चाहते हैं या न्यू स्कीम में रहना चाहते हैं। थोड़ी देर में हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि आपको एक ऑप्शन देना पड़ता है कि आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड स्कीम में रहना चाहते हैं। यदि आप ओल्ड स्कीम में रहेंगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ओल्ड स्कीम का रिटर्न का। यदि उस हिसाब से आपका कंप्यूटेशन होगा,
यदि आप नए स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपका नए स्कीम में कंप्यूट होगा टैक्स, और दोनों टैक्स अलग अलग होंगे, दोनों का अमाउंट भी अलग अलग होगा, दोनों में डिडक्शंस भी अलग अलग मिलेंगे, दोनों में रिबेट भी अलग अलग मिलेगा, दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलग अलग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयर ने आखिर फॉर्म 16 जो दिया है और जो आप रिटर्न भर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको ओल्ड स्कीम का सर्टिफिकेट दिया गया और आप नए स्कीम में चले गए रिटर्न भरते समय, या आपका नए स्कीम में था रिटर्न भरते समय ओल्ड स्कीम में चले गए, तो आपके पास नोटिसेस जरूर आएंगे। यदि आपने ऐसा किया तो आपको नोटिस आएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर प्राइमरली आपके सारे डिडक्शंस को वेरीफाई करता है। यदि आप ओल्ड स्कीम में चले जाएंगे तो एम्प्लॉयर आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है, वो ये बोलेगा कि आप LIC की रिसीट दीजिए, स्कूल फी का रिसीट दीजिए, रेंट रिसीट दीजिए, जो मेडिक्लेम का दीजिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा डिडक्शन वगैरह देने के लिए। तो आप यदि एम्प्लॉयर के पास तो आप बोल के आए कि मैं नई स्कीम में जाऊंगा, तो आपने टैक्स अपना कम कर लिया और रिटर्न भरते समय आपको लगा कि ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स कम हो रहा है, तो आप ओल्ड स्कीम में चले गए, तो वो सारे डिटेल्स तो एम्प्लॉयर ने वेरीफाई नहीं किया है, उस हिसाब से टैक्स भी नहीं काटा है आपका। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एम्प्लॉयर से जब आप बात करते हैं तो आप उनको बताएं कि आप कौन से स्कीम में रहना चाहते हैं, ओल्ड या न्यू। पहली बात तो यही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अकॉर्डिंगली फॉर्म 16 को देखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात और है, वो ये है कि फॉर्म 16 और भी वजह से गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? कि आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स में आपको बोला गया है कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी होगी, DA इतनी होगी, HRA इतना होगा, चिल्ड्रन स्पेशल अलाउंस होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस वगैरह वगैरह सब आपको दे दिया उन्होंने। अब आपके बैंक जो TDS भी कटा और बैंक में पैसे भी आएंगे, तो आपके TDS सर्टिफिकेट में जितना अमाउंट डिस्क्लोज हो रहा है वो क्या वो आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट से मैच खा रहा है? क्या जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से जो अमाउंट है उसमें से TDS माइनस करके क्या आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं? कई बार क्या होता है कि आपके बैंक में पैसे तो कम आए हैं लेकिन 26A में ज्यादा है और TDS सर्टिफिकेट में भी ज्यादा है। तो यदि दोनों फिगर मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका भी आपको रिटर्न भरने के बाद नोटिस आ सकता है। डिफेक्टिव्स के नोटिस आएंगे, वो बोलेंगे कि आपने कोई इनकम छोड़ दिया जिस पे आपको टैक्स लगेगा। अब अगले स्टेप पे आते हैं। यदि आपको फॉर्म 16 फिर सही मिल गया तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो 26A है उसमें क्या आपके TDS के जितनी एंट्रीज रिकॉर्ड की गई है उसमें F लिखा है क्या? यदि P लिख दिया इसका मतलब वो क्रेडिट मैच नहीं खा रहा। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक कंपनी है जिसने 5 एम्प्लॉय का TDS काटा और 5 एम्प्लॉय का मिलाकर के 1 लाख रुपए TDS बना। उन्होंने जमा 1 लाख किया या कम कर दिया, तो कम मान लो 99,000 ही उन्होंने किया और पैसे कम जमा किए और पांचों मिलकर के सर्टिफिकेट 1 लाख का दे दिया, तो किसी को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है वो सारे 26 में F लिखे नहीं रहते, उसमें P लिखा रहता है। इसका मतलब है वो प्रोविजनल फिगर है, वो फिगर फाइनल नहीं है। तो आपको ये भी देखना चाहिए 26 में कि आपकी जो एंट्रीज TDS की लिखी है उसके आगे F लिखा है कि नहीं लिखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने यहाँ नहीं देखा और उसमें प्रोविजनल लिखा है इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर ने TDS सर्टिफिकेट गलत दिया है और एम्प्लॉयर जो है TDS का स्टेटमेंट सही फाइल नहीं किया है, उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप अपने लॉग इन करके अपने पोर्टल में जरूर चेक करें कि जो एम्प्लॉयर आपका TDS बता रहा है क्या उतना ही 26 में आ रहा है, क्या हर क्रेडिट एंट्री के सामने F लिखा है, क्या आपका सैलरी सर्टिफिकेट आपके सैलरी से मैच खा रहा है, जितना सैलरी आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में है उतना ही सैलरी सर्टिफिकेट में आ रहा है, और TDS का फिगर जोड़ करके या माइनस करके आपका बैंक में कितना पैसा आ रहा है वो भी वेरीफाई करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको फॉर्म 16, 26A और बैंक स्टेटमेंट ये तीनों ही टैक्स कंसल्टेंट को बताना चाहिए। तो टैक्स कंसल्टेंट आपसे हिसाब चेक करेंगे। हो सकता है कोई इंटरेस्ट इनकम हो सेविंग अकाउंट में, वो भी टैक्सेबल इनकम होती है, वो शायद रिपोर्ट करना एम्प्लॉयर ने नहीं लिया तो आपको इंटरेस्ट इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके बैंक में बहुत सारे क्रेडिट हो सकते हैं। टैक्स लॉ का रूल ये है कि जो भी बैंक में क्रेडिट है वो सब आपकी इनकम है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये वो कौन कौन सी एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में है जो इनकम के नेचर का नहीं है। क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड्स को लोन दिया
और वो लोन के पैसे अब वापस आ गए, पीछे साल आपने दिया था या 2 साल पहले दिया था, अब इस साल में वो पैसे वापस आ गए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो इनकम ट्रीट करेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि इट इज रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन। दूसरी बात हो सकती है कि बैंक में आपको कोई एग्रीकल्चर इनकम आ गया, तो एग्रीकल्चर इनकम यदि क्रेडिट हो रहा है तो वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन वो रिटर्न में भरी जानी चाहिए। हो सकता है आपके किसी क्लोज रिलेटिव फैमिली वाले ने कोई गिफ्ट दे दिया बर्थडे वगैरह पर या मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर, तो वो इनकम क्लोज रिलेटिव की भी टैक्सेबल नहीं होती है, लेकिन वो बैंक में आ रहा होगा। तो आपको बैंक में जितना भी क्रेडिट आ रहा है वो सब ट्रांजेक्शन्स की समरी जरूर चाहिए, खास तौर से जो बड़े ट्रांजेक्शन्स है। बाय डिफॉल्ट वो इनकम है और उस पर सरकार टैक्स लेगी। आपको बताना पड़ेगा कि क्यों वो इनकम नहीं है, या एग्जेम्प्ट इनकम है, या वो टैक्सेबल नहीं है, या रिफंड ऑफ लोन है, वगैरह वगैरह। सर इसी से जुड़ा एक सवाल आता है कि एक आम आदमी जो टैक्स डिक्लेरेशन दे रहा है, तो वो नई रिजीम उसके लिए फायदेमंद है कि पुरानी रिजीम फायदेमंद है, और उसमें भी किसमें ईमानदारी से टैक्स बचाने के प्रभावी ऑप्शन उसके पास क्या क्या, इफेक्टिव ऑप्शन उसके पास क्या क्या होते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में 2 महत्वपूर्ण बात है। एक, यदि आपका इनकम का प्रोफाइल तो बहुत कम है तो आपको नए स्कीम में चला जाना चाहिए, क्योंकि नए स्कीम में आपको कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता है और लगभग 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो इस हिसाब से 12,75,000 तक तो कोई टैक्स है नहीं, तो वहां तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जो स्पेशल इनकम है उसमें रिबेट नहीं मिलता है, उसमें टैक्स लगते हैं। तो वो स्पेशल इनकम यदि आपके पास लॉटरी वगैरह, कोई ऑनलाइन गेमिंग, ऐसा कुछ इनकम हो गया तो उसमें टैक्स लगेगा, आपको कोई रिबेट नहीं है और उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी आपकी काम नहीं आएगी और उसके टीडीएस भी कट रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जनरल इनकम जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम अदरवाइज है, तो उसमें आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो 75,000 पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन ओल्ड स्कीम में यदि आप जाएंगे तो ओल्ड स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए सिर्फ है। तो लेकिन उसमें आपको 80C में जो डिडक्शंस हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं, आप कोई मेडिक्लेम देते हैं, कोई बच्चा पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है आपका, आप HRA का कोई एग्जेम्पशंस लेते हैं, रेंटल घर में रहते हैं किसी कारण से, तो आपके पास यदि जिस शहर में रहते हैं उसमें रेंट देते हैं, तो फिर आपको वो सारे डिडक्शंस मिलेंगे। तो ये जिनकी इनकम ज़्यादा प्रोफाइल की है उनको कंपैरेटिव कोई टैक्स कंसल्टेंट के पास अप्रोच करके कंपैरेटिव बना लेना चाहिए कि दोनों में से टैक्स किस में कम आता है, क्योंकि आप मोटे तौर पे एस्टिमेट करते ही हैं और आपका काम भी है, टैक्स प्लानिंग करते ही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इट इज़ ए लेजिटिमेट वे टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। तो आप कर सकते हैं। तो आपने एक प्लान कर लिया कि मुझे HRA का इतना मिलता है और हम रेंट के घर में रहते हैं, हमारा LIC का पॉलिसी इतना जाता है, आप मेडिक्लेम भी भरते हैं, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 का ओल्ड स्कीम में मिलता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे करके यदि आपको लगता है कि ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स कम है तो आप ओल्ड स्कीम में चले जाए। रिबेट भी दोनों में अलग अलग है। यदि आप नए स्कीम में जाएंगे तो उसमें रिबेट ज़्यादा है, ओल्ड स्कीम में जाएंगे तो रिबेट कम है। तो दोनों स्कीम अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है। तो कंपैरेटिव कैलकुलेशन कर लेने चाहिए, जिसमें टैक्स कम है उसमें आप जा सकते हैं। पर जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि आपको ये एम्प्लॉयर को जरूर बताना पड़ेगा कि आप ओल्ड स्कीम में रहना चाहते हैं या नए स्कीम में। अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट करेंगे और आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। सर जैसे मान लीजिए किसी के पास सेविंग अकाउंट है, उसके पास FD भी है, उसके पास उससे थोड़ा बहुत शेयर भी खरीद लेता है, कभी बेच देता है, उसकी भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, मकान भी उसने किराए पे दे रखा है, थोड़े उसके म्यूचुअल फंड में, इस तरह तमाम उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सैलरी की भी आती है। तो ऐसे में उसको ITR भरने का सबसे सही तरीका क्या होगा? और आम भाषा में आम लोग इसमें किस तरह की गलतियां ज्यादा करते हैं जो उनको बाद में परेशानी होती है? जी, ज्यादातर गलती इस वजह से होती है, 2-3 तरीके का गलती होने का स्कोप है। एक,
वो खुद ही रिटर्न भरने का कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कोई मेडिकल कंसल्टेंसी की आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसका डोज कितना लेना है आपको पता नहीं है, आपका बॉडीज कैसा है, कितना डोज मिलना चाहिए वो आपको जानकारी नहीं है। वो दवा आपको कितना काम करेगी, आपने 3, 4, 5 तरीके की दवाइयाँ ले ली, एक दवा इफेक्ट कुछ करेगी, दूसरी दवा उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके जरूर कोई टैक्स कंसल्टेंट को अप्रोच करना चाहिए और आपको ये सारी इनकम और इसके डॉक्यूमेंट्स जरूर दिखाने चाहिए। इसके बिना रिटर्न नहीं भरने का। कैसे होता है मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए पीछे साल आप तो कोई फॉरेन में थे, अब इंडिया में आकर के इनकम अर्न कर रहे हैं। पीछे साल आप नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, इस साल आप रेजिडेंट भी हो सकते हैं। तो आपकी जब नॉन रेजिडेंट थे तो आप सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं थी। जो रेजिडेंट आप हो गए तो इंडिया में आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो गई। तो आपको दूसरे कंट्री में भी यदि कोई पैसा है, जब आप वहां से माइग्रेट होके आए हैं, तो उस कंट्री में जो कोई एफडीआर वगैरह इंटरेस्ट सब कुछ होगा, तो आपको वो इनकम भी इंडिया में डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पर यदि आपने टैक्स लॉ को सही से नहीं पढ़ा तो आपको जानकारी नहीं है, तो आप गलत कर पाएंगे। हो सकता है आपके पास कई सारी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी दूसरे कंट्री में भी है, दूसरे कंट्री में भी आप टैक्स दे रहे हैं, दूसरे कंट्री में भी कोई इनकम है तो उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। तीसरी बात, जनरली क्या होता है कि जब आप रिटर्न भरते हैं तो आपने मान लीजिए कोई इनकम है, उसको आपने अदर सोर्सेज में लिख दिया। आपको जानकारी नहीं है कि हर हेड में अलग अलग डिडक्शंस मिलती है। सैलरी में कुछ डिडक्शंस मिलता है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है। मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी में आपको डिटेल्स जैसे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, 30% लमसम डिडक्शन भी मिलता है। आपका रेंटल है लेकिन रेंट आया नहीं आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। तो अनरियलाइज जो रेंट है, जो रेंट आपको नहीं मिला, उसका डिडक्शन कहाँ लिखना है, तो आप या तो पूरी पर टैक्स लगवा लेंगे क्योंकि आपको जानकारी नहीं है को लिखना कहाँ है, कब टैक्सेबल होगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जिसका रेंट आपको आ ही नहीं रहा, उसका क्या होगा, तो ये तो कोई कंसल्टेंट ही आपको बता पाएंगे कि उसको इनकम है भी कि नहीं है। हो सकता है इनकम ही ना हो, या कोई चीज इनकम है लेकिन आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे। और एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई सर्कल रेट से नीचे में प्रॉपर्टी खरीद लिया किसी कारण से, और वो आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपके पास कुछ उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर वो जो डिफरेंस है सर्कल रेट और ट्रांजैक्शन प्राइस में, वो भी अपने आप में इनकम है। तो आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, वो सर्कल रेट से नीचे में बेच दिया, कई कारण हो सकता है आपके प्रॉपर्टी का रेट ही ना हो, सर्कल रेट वहाँ एक्चुअली ज्यादा है लेकिन आपके प्रॉपर्टी का रेट बहुत कम है, तो डिफरेंस भी इनकम है। तो आपके पास 3-4 घर है, 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड बोल सकते हो, 2 से ज्यादा फिर डिम्ड रेंट में कवर हो जाता है। तो कई सारी चीजें जो इनकम है लेकिन आपको पता नहीं वो इनकम है, और कई चीजें इनकम है लेकिन सच में वो इनकम नहीं है। तो आपको ये सारी डिटेल्स ले करके टैक्स लॉ के हिसाब से इनकम होना जरूरी है और फिर चार्जेबल भी होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि आपका लैंड अक्वायर तो हो गया, लैंड एक्विजिशन में, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, कौन से साल में टैक्स लगेगा। कभी आपको पैसे मिले लेकिन उसका आप कोई हायर कोर्ट में चले गए तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है। वो इंटरेस्ट पीछे साल में टैक्स लगेगा कि अगले साल में टैक्स लगेगा, जब मिलेगा जब टैक्स लगेगा, या जिस साल में अक्रूड होगा उस साल में टैक्स लगेगा। आपने एफडीआर बनाया, एफडीआर में तो हर साल इंटरेस्ट मिलता है, पर आपने पैसा मैच्योरिटी पे मिला, तो वो इंटरेस्ट इनकम जो एफडीआर पे है उस पर टैक्स क्या हर साल लगेगा या मैच्योरिटी पे जाके टैक्स लगेगा, करना क्या चाहिए। तो आपको ये सारी बात तो टैक्स कंसल्टेंट जो लॉ जानते हैं वो समझ के, तो 3 महत्वपूर्ण बात होता है। एक कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो आपके टैक्स को इफेक्ट करता है, खास तौर से यदि आप इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं या दूसरे कंट्री से इस कंट्री में आ रहे हैं। दूसरी बात कि आपका लीगल स्टेटस क्या है। तीसरा, आपका सोर्स ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम क्या है। आपका नेचर ऑफ इनकम भी डिटरमिन करता है कि नेचर ऑफ इनकम क्या है। सैलरी में डिडक्शन अलग है, बिजनेस इनकम में अलग है, अदर सोर्सेज में अलग है, तो सारी डिडक्शन कैपिटल गेन में कुछ और ही है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। और यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दिया, उसका पैसा भी आपको कहीं इन्वेस्ट करना था, अब आपको पता नहीं है कैपिटल गेन स्कीम में पैसा डालना था, आपने डाला नहीं, कैपिटल गेन स्कीम में आपने पैसे डाल दिए लेकिन वो पैसा आपको कितने समय तक यूटिलाइज करना था, अब वो समय आ रहा था आपने यूटिलाइज नहीं किया। यदि यूटिलाइज नहीं किया तो उस पर भी टैक्स लगेगा, तो कितना पे टैक्स लगेगा, कौन से साल में टैक्स लगेगा। तो आपको यदि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, आपका जो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, आपको लगता है आपने किस जमाने में पढ़ा था या सुना था कि 3 साल से ऊपर में लॉन्ग टर्म होता है, और आपको ये जानकारी नहीं है कि 2 साल से ही
लॉन्ग टर्म हो जाता है, कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर 1 साल के ऊपर ही लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो अलग अलग डेफिनेशंस है, अलग अलग लॉ के प्रोविजंस है, तो आपको ये सब बात समझना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। मान लीजिए सर हमने एक बार रिटर्न भर दिया या हमने टैक्स कंसल्टेंट से बात करके रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन बाद में समझ में आया कि जी 2 FD थी, ये तो रह गई, तो उसको रिवाइज रिटर्न भरने का और उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है? जी, ऐसा है, आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने की टाइम लिमिट दी गई है, आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। आप असेसमेंट ईयर क्लोज होने से पहले जरूर कर दें। 31 दिसंबर इसकी डेट होती है, 31 दिसंबर तक आप रिटर्न को रिवाइज कर दें और आप देख लें, कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो रिवाइज कर दें। यदि उसके ऊपर कोई टैक्स बनता है तो टैक्स जमा कर दें। किसी भी वजह से यदि आप 31 दिसंबर तक नहीं कर सकते हैं तो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं, पर आपको उसमें लेट फी लग जाएगा, तो वो लेट फी आपको भरना पड़ेगा। लेकिन आप 31 मार्च तक भी रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं विथ लेट फी। 31 दिसंबर तक विदाउट लेट फी, 31 दिसंबर के बाद मार्च तक, 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक आप विथ लेट फी आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। अब फिर भी आपको लगता है कि कोई इनकम छूट गया है, आप रिवाइज नहीं कर पाए और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला कहीं से कि ये इनकम छूट गई, या आप खुद ही आपने रिटर्न भरा, कोई कंसल्टेंट के पास गए, उन्होंने बोला कि ये आपकी इनकम पिछले साल में टैक्सेबल थी और आपको भरनी थी लेकिन आपसे छूट गया, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास एक प्रोविजन है जिसमें आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स, एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लेकिन आप अगले साल में असेसमेंट ईयर क्लोज होने के बाद 1 साल तक यदि भर देंगे तो आपको सिर्फ 25% लगेगा। यदि आप 2 साल के अंदर करेंगे तो 50% लगेगा, 3 साल के अंदर करेंगे तो 60% लगेगा और चौथे साल में करेंगे तो आपको 70% एडिशनल टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए आपका कोई इनकम छूट गया है और आप चौथे साल में जाकर के असेसमेंट ईयर क्लोज होने के चौथे साल में यदि आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो आपको 100 रुपये टैक्स था, तो आपको 70 रुपीज एडिशनल टैक्स लगेगा, लेकिन आप उसमें से निकल जाएंगे। जी, तो सर इसी तरह से एक सवाल और आता है कि मान लीजिए मैंने रिटर्न भरा और कंपनी ने मेरा टैक्स ज़्यादा काट रखा है, टैक्स रिफंड मुझे मिलना है, और जो हमारा टैक्स कंसल्टेंट उसने भी बता दिया कि आपको टैक्स रिफंड मिलेगा, तो टैक्स रिफंड को हम ट्रैक कैसे करेंगे, कितने दिन में मिलेगा, कब मिलेगा, इसका तरीका कुछ है? जी, बहुत आसान है। जनरली 90% रिफंड तो आपके रिटर्न भरने के वीक के अंदर मिल जाता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैक्सिमम आप 1 महीना मान ले। यदि छोटे मोटे आपके रिफंड है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, सैलरी एम्प्लॉय है, तो आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है। यदि आपके सब डिटेल्स सही है तो आपको मैक्सिमम 1 मंथ में आपको रिफंड मिल जाएगा। यदि आपके रिटर्न में कोई डिफेक्ट्स है तो डिफेक्ट्स नोटिस आएंगे रिटर्न प्रोसेस करते समय, फिर आपको इमीडिएटली प्रॉम्प्टली उसका आपको जवाब देना है। और यदि आपके रिटर्न में कोई डिफेक्ट है तो आप एक्सेप्ट करके टैक्स भर दें, जो भी करना है, या उनको बोल दे कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरा रिफंड माइनस कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो रिफंड कम करके जो भी टैक्स होगा वो माइनस करके बैलेंस का रिफंड प्रोसेस कर देंगे। लेकिन आपको प्रॉम्प्टली वो यदि कोई नोटिस आता है तो तुरंत उस पर प्रोएक्टिवली एक्शन लेना चाहिए, जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बहुत बड़े रिफंड है जिसमें अमाउंट करोड़ों रुपए है, उनके रिफंड में दिक्कत हो सकती है, देर हो सकता है, क्योंकि उनकी रिटर्न की स्क्रूटनी में बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब मिलान करना पड़ता है, तो उसमें डिले होता है। लेकिन जो आम आदमी है, जनरल लोग हैं, सैलरीड क्लास है, उनका रिफंड प्राय 1 महीना बहुत हो गया, उसके अंदर आ सर इसको ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म भी है? जी, बहुत आसान है। आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, पैन नंबर डालेंगे, उसमें रिफंड स्टेटस आता है, आप रिफंड स्टेटस में क्लिक करेंगे तो सर्विस में जाकर रिफंड स्टेटस में जाएंगे, रिफंड स्टेटस में अपना इसे जो भी साल का आपको देखना है वो डाल देंगे, आपको बता देगा कि आपका रिफंड वहाँ से प्रोसेस हुआ नहीं हुआ। यदि प्रोसेस हो गया है तो आपको बता देगा कि इस डेट में बैंक में क्रेडिट हो गया, इस डेट को प्रोसेस हो गया। और जो रिटर्न आपकी प्रोसेस होती है, रिफंड तभी आएंगे जब आपका रिटर्न प्रोसेस होगा। तो रिटर्न प्रोसेस जब ही होता है तो उसका आपको इंटीमेशन आ जाता है
एसएमएस भी आता है और मेल भी आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न आपका प्रोसेस हो गया। अब रिटर्न प्रोसेस होने के 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको पता चलता रहेगा एसएमएस के थ्रू और मेल के थ्रू। फिर भी कोई आपको दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा, तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं कि रिफंड स्टेटस के बटन पे जाइए और वहाँ आपको पता चल जाएगा। फिर कोई दिक्कत है तो कंसल्टेंट को अप्रोच कर सकते हैं। सर अभी तो ये तो बात हो गई हमारी इंडिविजुअल की, सैलरी क्लास की। अब हम थोड़ी बात करते हैं जो छोटे व्यापारी होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, इनको अपना रिटर्न भरने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खास करके एमएसएमई जो होते हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बिजनेस या प्रोफेशन में हैं, उनको कई बार तो ये पता नहीं चलता है कि वो सच में कर क्या रहे हैं, बिजनेस में है, प्रोफेशन में है या सैलरीड एम्प्लॉय है। कई बार क्या होता है कि आपको जो अपॉइंटमेंट मिलता है, वो अपॉइंटमेंट जो आपको मिलता है, आप सोचते हैं कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है जो सैलरी है, लेकिन वो सैलरी नहीं होता है। वो आपको प्रोफेशनल ट्रीट करते हैं और प्रोफेशनल का टैक्स काटते हैं, तो आप प्रोफेशनल हो गए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्रोफेशनल होते ही आपका जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन का हो गया। तो बिजनेस प्रोफेशन का होने का मतलब है कि आप ITR 1 और 2 भर नहीं पाएंगे। आपके ऊपर कंपल्सन है, आपको ITR 3 या ITR 4 भरना पड़ेगा। तो यदि आपके 26 एज में यदि डिडक्शंस है 194J का, ऐसा कुछ डिडक्शंस है, तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपको रिटर्न ITR 3 या 4 भरना पड़ेगा। यदि आप 1 और 2 भरेंगे, किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो पीछे से नोटिसेज आ जाएंगे, तो आप परेशानी में हो सकते हैं। तो बिजनेस या प्रोफेशन होते ही आपका ITR 3 और 4 दो में से कोई एक रिटर्न भरा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, यदि आपका प्रोफेशन है, आप कोई प्रोफेशन में आते हैं, तो उसके अंदर आपको कम से कम 50% इनकम दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको प्रोफेशन में है और 20 लाख आपकी ग्रॉस रिसीट साल की है, तो आपको 10 लाख रुपए इनकम कम से कम दिखाना पड़ेगा। आप उसे कम नहीं दिखा पाएंगे। यदि उसे कम दिखाना है तो आपको फिर ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ऐसा करके जो 194J में जिनका TDS कट रहा है, उनको तो आप ऐसा करके 50% मिनिमम इनकम दिखा, और यदि 50% से कम दिखाना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्सपेंसेस प्रूफ सब कुछ रखने पड़ेंगे, फिर आपको ऑडिट भी कराना पड़ सकता है। लेकिन उससे यदि ऊपर है, आप 50% से ऊपर दिखाते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनाइज ज़्यादा नहीं करता है। बस आपको बैंक बैलेंस वगैरह या क्लाइंट से कोई पैसा लेना है, रह गया है मार्च तक, तो आप वो डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स कर दे, क्रॉस रिसीट सही से भर दे जो बैंक में आपके पैसे आए हैं और TDS कटा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका सर इसी में एक सवाल और आता है कि मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, उसको पेंशन मिल रही है, उसका एक घर है जो उसने किराए पे दे रखा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जी, जो यदि खाली पेंशन की इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम है, तब तो वो बैंक में डिक्लेरेशन दे देंगे, तो उनको कोई रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि उनको रेंटल इनकम वगैरह भी है, तो उस पे भी हो सकता है कि जो जिसने किराए पे घर लिया है, वो HRA का डिडक्शन क्लेम कर रहा होगा, अपने एम्प्लॉयर को वो दिया होगा, तो वो डिटेल्स वहाँ आ रही होगी। तो आपको वो रिटर्न में रेंटल इनकम भी दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम भी दिखाना पड़ेगा, पेंशन भी दिखाना पड़ेगा, और जो भी इनकम, और भी कोई इनकम आ रही है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। फिर आप उस हिसाब से रिटर्न भर दें। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ITR 1 और 2 में इनका, यदि 2 ही घर तक है तो ITR 1 में ही हो जाएगा, 2 घर से ज़्यादा होगा तो उनको ITR 2 में जाना पड़ेगा। सर अब एक सवाल और है मेरे लिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई छोटा कंपनी चलाता है, वो चाहता है कि मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए भैया, मैं ईमानदारी से टैक्स भरना चाहता हूँ। पूरे साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस प्रकार से रखना चाहिए, उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए? नहीं, कुछ नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको सिर्फ डिसिप्लिन ये रखना है कि अपने बैंक स्टेटमेंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, खासतौर से जो बड़े ट्रांजेक्शन्स हैं, वो ट्रांजेक्शन्स का डिटेल्स उसको रखना चाहिए कि ये पेमेंट जो आया वो कहाँ से आया। यदि आप बैंक स्टेटमेंट मंथली निकाल करके फाइल में लगा दे, लिख दे ये सैलरी आया, आप लिख दे इंटरेस्ट इनकम आया, आप ये लिख दे गिफ्ट आया, आप ये लिखे उसके अंदर कि हमें कोई बिजनेस प्रोफेशन से आया, जो भी बैंक में आपके क्रेडिट आ रहा है वो लिख दें, और जो पेमेंट जा रहा है वो भी लिख दें। मान लीजिए आपको इनकम अर्न करने के लिए कोई खर्च करने का पर हो रहा है तो आप उसमें लिख दें।
डिटेल्स वो बनाए, बैंक स्टेटमेंट की समरी बना ले। ज्यादातर केस में बैंक स्टेटमेंट की समरी से काम हो जाता है। सर, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ सवाल मैं पूछूंगा जिसका आपको एक लाइन में उत्तर देना है। जी इनकम टैक्स रिटर्न कब भरनी चाहिए, पहले दिन या आखिरी दिन? जी, इनकम टैक्स रिटर्न तो ना पहले दिन भरना चाहिए ना आखिरी दिन भरना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि वाकई इसका आखिरी दिन क्या है। अब ये असेसमेंट ईयर 26-27 में एक चेंजेस है। यदि आपका बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है तो आपको रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है, बिना ऑडिट के भी। कि स्वयं रिटर्न भरें या कंसल्टेंट से भरवाएं? जी, कंसल्टेंट को जरूर अपने स्वयं रिटर्न नहीं भरे, कंसल्टेंट से ही रिटर्न भरे और कंसल्टेंट को सारी बात बता कर रिटर्न भरे। ये नहीं कि हाँ आप बिना इन्फॉर्मेशन के फॉर्म 16 दे दिया और उनको कुछ लॉगिन पासवर्ड देकर रिटर्न भर दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको सारे बैंक ट्रांजेक्शन, जो भी प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह, बैंक अकाउंट सब ध्यान से करके आपको समय निकाल के साल में 365 दिन में टैक्स के लिए आपको कम से कम एक दिन आधे दिन तो लगाना ही चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनसे रिटर्न भराएं जो टैक्स लॉ के एक्सपर्ट हैं, समझदार हैं। सारी ट्रांजैक्शन देख करके डिटेल सही परफेक्ट रिटर्न भरें। ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम? जी, ऐसा है, यदि आपका प्रोफाइल बहुत कम है, 12 लाख से नीचे है तो आप नए स्कीम में चले जाएं। यदि 12 लाख से ऊपर है तो आप कम टैक्स एक्सपर्ट के सलाह से रिटर्न भरते समय सबसे भरोसेमंद कौन, फॉर्म्स 26A या AIS? नो, this is not the right questions. You have to account for 26As, you have to account for AISTS, you have to, because 26As में जो सिर्फ टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, AIS में और भी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स किया, आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट्स किया, आपने प्रॉपर्टी परचेज किया, आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो बहुत सारी AIS में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 26S में सिर्फ टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो दोनों को अकाउंट फॉर करें। जो TDS सर्टिफिकेट मिला उसको भी ध्यान में रख के करें, बैंक अकाउंट्स को भी ध्यान में रख के करें, जो ट्रांजेक्शन है आप सारी डिटेल्स ले करके करें। इनकम टैक्स के बारे में सबसे बड़ी अफवाह क्या है? इनकम टैक्स के बारे में मिथ ये है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनकी समझ से लॉ नहीं चलता है, खासतौर से टैक्स लॉ नहीं चलता है। टैक्स लॉ तो फाइनेंस जो फाइनेंस में लोग बैठे हैं, जो उनकी उस हिसाब से लॉ को बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर IT के थ्रू, और जो लॉ अपने आप ही डेवलप होता है, बहुत सारी जजमेंट्स होती है अलग अलग कोर्ट ट्राइब्यूनल्स की। तो इसमें लॉ इवॉल्विंग और डेवलपिंग है, इसलिए ये बताना बहुत मुश्किल है इस समय में कि हाँ, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि पीछे साल कुछ और था, अगले साल कुछ और है, अगले साल और कुछ बदल जाएगा। ये चेंजेस होते रहते हैं। तो टैक्स कंसल्टेंट प्रॉपर होंगे जिनसे आप संपर्क करके जो भी टैक्स कंप्लायंस करें। टैक्स पेयर की सबसे कॉमन गलती क्या होती है? टैक्स पेयर की सबसे कॉमन गलती तो ये है कि गलत रिटर्न भरते हैं, चाहे वो भरते हैं या कंसल्टेंट भरते हैं। उसमें ज़्यादातर डिटेल्स जो, क्योंकि बीइंग ए टैक्स एक्सपर्ट और बीइंग ए लिटिगेशन एक्सपर्ट्स जो हमारे पास केसेस आते हैं, उसमें जो ज़्यादातर केस इस वजह से लगते हैं कि रिटर्न गलत भरा गया है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हर टैक्स पेयर को हमेशा संभाल के रखना चाहिए? जी, इनकम टैक्स रिटर्न और पर इनकम टैक्स रिटर्न जिस बेस पे भरा गया है वो सपोर्टिंग एविडेंस भी। राइट। एक ऐसी टैक्स सलाह जो हर युवक के लिए इम्पोर्टेंट हो? जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जरूर, यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स कंसल्टेंट को जरूर रखना चाहिए, और टैक्स कंसल्टेंट की सलाह से एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा एडवोकेट, एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट आपके पास जरूर होना चाहिए इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। अगर पूरे देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ टैक्स पेयर हैं, उन सभी को आपको एक लाइन में एक सलाह देनी हो तो क्या सलाह देंगे? जी, ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि इतने टैक्स पेयर इनकम टैक्स के तो नहीं है। इनकम टैक्स से टैक्स पेयर लगभग 8 करोड़ हैं, इतने तो नहीं है, बहुत कम लोग हैं इस कंट्री में। इनकम टैक्स में 8 करोड़ लगभग लोग रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें बहुत सारे रिटर्न ऐसे हैं जिसमें कोई टैक्स सरकार को नहीं मिलता है। कुछ लोग रिफंड क्लेम करने के लिए भी, क्योंकि उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, तो रिफंड के लिए भी रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप रिटर्न फाइल करते समय आपका जो एक्चुअल इनकम है वो रिपोर्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने रिटर्न गलत भर दी, किसी के कहने से गलत रिटर्न भर दिया, इनकम ज्यादा दिखा दिया, और आपके बच्चे का कोई नौकरी होना है। कई बार कोई नौकरी में भी ये पूछा जाता है कि आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, इतने से ऊपर है, इतने से कम है, तो आप उस कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं। तो कई बार आप गलत रिटर्न भरते हैं या पीछे साल की इनकम अगले साल में दिखाते हैं, तो इससे क्या हुआ, एक साल में इनकम कम हो गई, अगले साल में मान लो कोई नौकरी में कंडीशंस था कि 8 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपने पीछे साल इनकम तो
5 लाख दिखा दिया, जबकि इनकम आपकी 10 लाख थी। अगले साल में आपने इनकम दिखाई, वो पीछे वाली इनकम अगले साल में दिखा दी, वो 10 लाख से ज्यादा हो गए, तो आप अफेक्टेड पार्टी हैं। तो आपको कई बार इसके मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट हैं। यदि आप किसी कंट्री में बच्चे को भेजना चाहते हैं तो वो भी प्रोफाइल चेक करते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आपका इनकम प्रोफाइल क्या है, उससे सीए की सर्टिफिकेट लगती है, तब आप किसी कंट्री में जा पाते हैं या बच्चे को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही सरल और व्यवहारिक ढंग से इनकम टैक्स से जुड़ी सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए लोगों को बताया कि कैसे इनकम टैक्स का तैयारी करनी चाहिए और कैसे इसको सही सलामत भरना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, इनकम टैक्स भरना एक औपचारिकता नहीं है, ये एक सभ्य नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उम्मीद करता हूं इस बातचीत से आपकी बहुत सारी सवालों का समाधान मिल गया होगा। अगर और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब आपको समय पर दें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी टैक्स संबंधी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।